नमस्कार, मैं हूं राकेश सचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी के इस अंक में आपको एक बहुत चौंका देने वाली खबर मैं सुना रहा हूं और इस खबर से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के और संघ के बहुत से नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। ये खबर है ही ऐसी। ये खबर इसलिए ऐसी है कि इस खबर के पीछे बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। उम्मीदें ये कि सितंबर का जो महीना है, आने वाला सितंबर 2-3 दिन बाद, इस सितंबर में क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत साहब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये अटकलें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन भला हो डॉक्टर मोहन भागवत का कि उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने जो संदेश पिछले कुछ हफ्ते पहले दिया था मोरोपंत पिंगले साहब की जन्म शती समारोह पर, उससे वो पलट गए हैं। उनका कहना है, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप 75 के हो गए हैं तो आप रिटायर हो जाएं या मैं रिटायर हो जाऊं। बोले हम संघी लोग हैं, हमारा संघ जब तक हमसे कहेगा कि काम करो तब तक हम काम करेंगे, अंतिम सांस तक काम करेंगे और वो कहेगा रिटायर हो जाओ तो रिटायर हो जाएंगे। यानी अब साफ हो गया है कि ना माननीय सरसंघ चालक अभी अपनी गद्दी छोड़ने वाले हैं और ना ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई इरादा है। अभी वो देश की सेवा करेंगे, अभी वो अमेरिका से लड़ेंगे, अभी वो चीन से रूस से दोस्ती बढ़ाएंगे, अभी वो स्वदेशी की उस भावना को फिर से प्रज्वलित करेंगे जो आज़ादी से पहले हमारे महात्मा गांधी ने इस देश की जनता में जागृत की थी। अब स्वदेशी की ढाल और तलवार लेकर ही मोदी और संघ को इस देश की सेवा करनी है। अब आप देखेंगे और कहेंगे भी कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर सरसंघ चालक अचानक पलट कैसे गए। तो अब इसके लिए आपको अपने घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, अपने सूत्र दौड़ाने पड़ेंगे। हमारे सूत्र तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत साहब ने दो प्रमुख बातें कही हैं। पहली प्रमुख बात कि उन्होंने किसी से कभी नहीं कहा कि 75 साल के होते ही पद छोड़ो, गद्दी छोड़ो, दूसरों के लिए रास्ता दो। बोले ये सब तो मोरोपंत पिंगले साहब ने कहा था, यानी मैंने नहीं कहा और मैं कह भी नहीं सकता, मैं होता कौन हूँ कहने वाला। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में कोई मतभेद या कोई झगड़ा नहीं है। ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में कोई मतभेद या झगड़ा नहीं है। ये स्पष्टीकरण 100वें शताब्दी जो वर्ष चल रहा है संघ का, उसमें देने की जरूरत सरसंघ चालक को क्यों पड़ी आप सब जानते हैं। क्योंकि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा था हमें संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत और बहुत दृढ़ है। तो ये बात आज सरसंघ चालक ने मान ली कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है, और उन्होंने ये सफाई भी दे दी कि संघ के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद या कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया कि संघ हर मुद्दे पर या किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे सकता है, सलाह देता है। अब वो माने या न माने वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, संघ का कोई दबाव नहीं है। तो इस तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। आप इनके बयानों को कभी भी गंभीरता से मत लीजिए। संघ ने भाजपा के बारे में क्या कहा या भाजपा ने संघ के बारे में क्या कहा, इशारों इशारों में कहा, साफ साफ कहा, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। ये लोग, ये दोनों संगठन जो हैं वो अलग हो ही नहीं सकते। ये बात मैं बहुत दिनों से हर मंच पर कहता रहा हूँ, हर चैनल पर कहता रहा हूँ, अपने चैनल पर तो कहता ही हूँ। जिस चैनल पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है मैं वहाँ भी यही कहता आया हूँ कि आप ये गलतफहमी हटा दो भाई कि संघ अलग है और भाजपा अलग है।
ये दोनों एक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकते, इनमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। और ये कयास हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर के बड़ी तनातनी चल रही है संघ में और भाजपा में, या ये जो विभागों के वितरण को लेकर बड़ी तनातनी चल रही है, या स्वदेशी के मुद्दे पर, और ये जो चीन से आयात बढ़ाने का मामला है इस पर तनातनी चल रही है। कुछ नहीं चल रहा है, सब सामान्य है, सब मामूल पर है। दोनों संस्थाओं के प्रमुख, इधर संघ के प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत साहब मजे में हैं, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तभी तक संघ के मजे हैं, उसके बाद नहीं होंगे। आप देखिए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो संघ में सरकारी कर्मचारी उनकी शाखाओं में नहीं जा सकते थे। सरकारी संस्थानों के भवनों का, मैदानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसकी थोड़ी पकड़ मजबूत हुई 2000 से 2019 के बीच में, तो सरकार ने सबसे पहले एक आज्ञा जारी की, एक फरमान जारी किया कि कोई भी शासकीय कर्मचारी संघ की शाखा में जा सकता है, भाग ले सकता है, और संघ के कार्यक्रम किसी भी शासकीय संस्था के भवन में, मैदान में हो सकते हैं और हो रहे हैं। आप देखें कि जितने भी कार्यक्रम हैं संघ के, वो सब सरकारी संस्थाओं के प्रांगणों में, उनके सभागारों में होते हैं। और कैसे होते हैं, उसके लिए कोई पैसा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये आपको तहकीकात करनी पड़ेगी। मैं बोलूँगा तो लोग अभी मेरे ऊपर आक्रमण शुरू कर देंगे कि ये तो संघ विरोधी। अरे भैया, मैं क्यों संघ विरोधी हूँ? जब संघ का विरोध भाजपा नहीं कर रही, भाजपा का विरोध संघ नहीं कर रहा, तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो इसी देश का नागरिक हूँ। मुझे इन दोनों के बीच में ही रहना है, लेकिन सच सच कह के रहना है। आज अब ये रहस्य हमेशा हमेशा के लिए, यानी अगले 2.5 साल 3 साल के लिए, 2029 तक के लिए, इस कयास पर, इस अटकल पर विराम लग गया है कि मोदी जी 75 साल के होते ही अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। मोदी जी जब तक उनका शरीर साथ देगा, जब तक उनका दिमाग साथ देगा, तब तक ये कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे नितिन गडकरी साहब हों, चाहे राजनाथ हों, चाहे कोई तीसरे नाथ हों, प्रार्थनाएं करके, कामनाएं कर करके थक जाएं, लेकिन मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। उनका उत्तराधिकारी भी उसी तरह चुना जाएगा जैसे कि संघ का चुना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस समय जो देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा है, वो क्या मोदी जी को 2029 तक पद पर रहने देने में सहायक होगी? मुझे इसमें संशय लगता है। इसमें यूँ संशय लगता है कि एक तरफ अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुत कड़वे हो गए हैं, टैरिफ और जुर्माने के मुद्दे को लेकर के हम आमने सामने खड़े हैं। इधर हम स्वदेशी का नारा दे रहे हैं और उधर विदेशी के लिए, चीन के लिए हमने रास्ते खोल दिए हैं। रूस से हम अमेरिका की धमकी के बावजूद तेल ले ही रहे हैं, हथियार ले ही रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें उस अर्थशास्त्री रघुराम राजन के बारे में सोच लेना चाहिए जो उसने सलाह दी है। उस भले आदमी ने 2 दिन, आज कल ही सलाह दी है सरकार को कि सरकार को अपनी विदेश नीति और आर्थिक नीति को मद्देनजर रखते हुए पुनर्विचार करना चाहिए अमेरिका से रिश्तों के बारे में, चीन से रिश्तों के बारे में, रूस से रिश्तों के बारे में। अन्यथा अगर हम चूक गए अब आज की स्थिति में सही निर्णय लेने में, तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि रघुरामन साहब की बात ये सरकार क्यों सुनेगी? उसके जो आर्थिक सलाहकार हैं, उसके जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो तो अलग किस्म के हैं, वो अलग ढंग से सोचते हैं। वो अमेरिका से दूसरे ढंग से जूझना चाहते हैं, स्वदेशी की ढाल तलवार लेकर के जूझना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इस देश में एक तरफ अमेरिका के प्रतिबंधों से, अमेरिका के जुर्माने से, अमेरिका के टैरिफ से हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे,
उद्योगों से जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो जाएंगे जिनके उत्पाद पर टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका से लोग माल खरीदेंगे नहीं। आपके देश में लोगों के पास माल खरीदने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे में होगा क्या? न तो माल बनेगा न माल बिकेगा। इसलिए पुराने ज़माने से, अनादिकाल से ये विनिमय का, वस्तु विनिमय का एक अर्थशास्त्र पुराना है कि हमारे पास जो है हमसे लो, तुम्हारे पास जो है वो हमें दो, और बातचीत से कारोबार करो, बार्गेनिंग करो, सौदेबाजी करो। अड़ के अकड़ के आप कोई काम कर नहीं सकते। आत्मनिर्भरता की बात बहुत महत्वपूर्ण है, स्वदेशी की बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले 11 साल में स्वदेशी के नाम पर आपने क्या किया है ये बताने के लिए आपके पास नहीं है। अगर होता तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ता दोबारा से कि स्वदेशी अपनाओ। अरे स्वदेश में अगर श्रेष्ठ, सस्ता, टिकाऊ माल होता तो लोग स्वदेशी अपनाते। क्यों चीन के उत्पादों की तरफ भागते जो यूज एंड थ्रो हैं, यह गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छे हैं, नए नए नवाचार उनमें आते हैं, रोज नए शोध होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हम तो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अभी भी हमारे जो विद्वान सांसद हैं वो बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में पहला जो यात्री है इस धरती का वो यूरी गागरिन नहीं है, वो हमारे हनुमान जी महाराज हैं। अरे भैया, त्रेता युग की बात कर रहे हो, कलयुग की बात करो, प्रामाणिक बात करो। और अभी भी आपका जो अंतरिक्ष यात्री आपने अभी भेजा था वो भी आपके विमान में बैठ के नहीं गया, आपके यान में बैठ के नहीं गया, वो अमेरिका के यान में बैठ के गया, और उसके लिए आपने पैसे दिए, किराया दिया। तो कहाँ लगे हो आप मोबाइल के उत्पादन में, आप अन्न के उत्पादन में, आप तिलहन दलहन के उत्पादन में, दवाओं के उत्पादन में कहाँ खड़े हो? रक्षा उत्पादन में आपको अभी भी इजराइल से, अमेरिका से, रूस से हथियार, जहाज और जाने क्या क्या फ्रांस से लेना पड़ता है, और आप कह रहे हो कि स्वदेशी अपनाओ। भैया, स्वदेशी कैसे अपनाएंगे? स्वदेशी से क्या काम चल जाएगा? हम तो कहते हैं अमेरिका से छोड़ छुट्टी कल करने की जगह आज कर लो, लेकिन घर में इंतजाम तो करो। जो हीरा कारोबार से जुड़े लोग हैं, जो बेरोजगार हो गए, जिनकी दिवाली काली हो रही है, उनके बारे में क्या है वैकल्पिक इंतजाम है? जो मछलियाँ समुद्र से पकड़ते हैं, झींगा पकड़ते हैं, केंकड़ा पकड़ते हैं, दूसरी मछलियाँ पकड़ते हैं, उनका माल अब वहाँ नहीं जाएगा, क्या करोगे? जो कपड़ा उद्योग में लोग लगे हुए हैं, जो बुनाई उद्योग में लोग लगे हुए हैं, उनके ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं नए टैरिफ के बाद से। उनके लिए कुछ आपने किया और कि उनका चूल्हा कैसे जलेगा? या आपने यही सोच के रखा है कि जैसे 80 करोड़ वैसे फिर और 10 करोड़ बढ़ जाए, जो बेरोजगार होंगे 10 करोड़ परिवार, उनको उसमें और जोड़ लेंगे, 5 किलो रोज के ही तो देना है, 2 जून की रोटी। अगर यही सोच के रखा है तो भगवान आपका मालिक है और जनता का मालिक आप हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, और सत्ता में आप अनंत काल तक बने रहना चाहते हैं। आपका सपना 2047 तक का है। अब हम तो डॉक्टर मोहन भागवत के मुरीद हो गए कि वो जो कहते हैं उससे पलटने में उन्हें 1 मिनट नहीं लगता। मोरोपंत पिंगले का नाम लेके उन्होंने मोदी जी के को रिटायरमेंट का संकेत दिया था, इशारा किया था, लेकिन आज मौका पड़ा तो वो कह रहे नहीं 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 नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि 75 का होते ही आपको पद छोड़ना है या मुझे पद छोड़ना है। यानी यहाँ जो सत्ता की लिप्सा है, जो पद की लिप्सा है, वो हमारी सनातन परंपराओं से प्रेरित नहीं है। सनातन कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ वानप्रस्थ में जाना लिखा है, लेकिन हम जाते नहीं हैं। हम सत्ता का मुँह छोड़ते नहीं हैं। हम पुराने नए लोगों के लिए रास्ता छोड़ना नहीं चाहते, भले ही हमारी गर्दन हिलने लगे, भले ही हमारे मुंह से सही शब्द ना निकले, हम आए बाएँ सन साएँ बकने लगें। क्या बकें, क्या बोलें, वैज्ञानिक आधार पर बोलें या अपने स्वज्ञान से बोलें, कोई खाड़ा किसी का नहीं है। तो हमारी सहानुभूति उन तमाम लोगों से है जो प्रधानमंत्री पद पर अपनी नज़र टिकाए बैठे थे, जो सर संघ चालक के पद पर अपनी नज़र टिकाए बैठे थे। वो अब थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा नहीं लंबा इंतज़ार करें, कभी न कभी उनका नंबर ज़रूर आएगा।
लेकिन फ़िलहाल नहीं आ रहा, सितंबर के महीने में नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये मेरा आज का अंक अच्छा लग रहा है चक्षुदर्शी का, तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका भला करे भगवान। आप भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।